Hello students, are you a serious CAT aspirant who understands the value of eclectic reading? If you are, then today's session is for you because आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज वन एरिया जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डिफिकल्टी होती है. तो मेरे साथ आज बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए, साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस विद इन साइकोलॉजी समथिंग रिलेटेड टू कॉग्निटिव डिसोनेंस. तो आज का एजेंडा क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस. आज का एजेंडा है साइकोलॉजी. नाउ लेट्स सी the orthodox conceptualization of cognitive dissonance. That's what we are discussing out here. Now take a brief pause. जल्दी से एक pause लीजिए. Go through this paragraph. You will get a lot of clarity. जल्दी से pause लीजिए. Go through this paragraph. The orthodox conceptualization of cognitive dissonance. तो हम पहले ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो किसने दिया? जो लियोन फेस्टिंगर ने दिया. Frames it primarily as an uncomfortable साइकोलॉजिकल स्टेट नेसेसिटेटिंग रेजोल्यूशन. तो लियोन को क्या लग रहा है? लियोन को लग रहा है कि यार ये अनकंफर्टेबल स्टेट है, अनकंफर्टेबल साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसको रेजोल्यूशन चाहिए, विच रिक्वायर्स रेजोल्यूशन. इन दिस व्यू द माइंड इज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन सीकिंग टू एलिमिनेट द नॉइज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स टू मेंटेन अ सैनिटाइज्ड सेल्फ नैरेटिव. अब पकड़िए, however, the writer does not believe in this perspective. The writer does not believe in Lyon's perspective. However के बाद क्या आया students? However के बाद अब आ रहा है contrast. Now we see a contrast. Direction change हो गई है. However is a keyword. You have to figure out the significance of such keywords. तो अब तक हमें इतना समझ में आ गया है cognitive dissonance कहानी का हीरो है, cognitive dissonance टॉपिक है और however के बाद अब राइटर अपना perspective प्रेजेंट कर रहा है. उससे पहले किसका पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया था? लियोन का पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया था जो कि ऑर्थोडॉक्स पर्सपेक्टिव है, जो कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है. अब देखिए, however this deficit based model obscures a more profound evolutionary mandate. अब राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है, थोड़ा सा कह रहा है ऑब्सक्योर कर देता है, ये सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज कर देता है. किस चीज़ को कंफ्यूज कर देता है? किस चीज़ को छुपा देता है? A more profound evolutionary mandate. Cognitive dissonance is not an incidental glitch. राइटर ने कहा incidental glitch नहीं है. The writer says it's not an incidental glitch in our neural circuitry. Rather, it is a vital epistemic mechanism. Writer's point of view. Students, writer's point of view. The writer considers it vital, essential, very, very significant. कह रहा है ये कोई incidental glitch नहीं है. However के बाद राइटर ने अपना point of view दिखाया, कह रहा है कोई इंसिडेंटल ग्लिच नहीं है हमारी न्यूरल सर्किटरी में. ये डेफिसिट बेस्ड मॉडल जो है ये राइटर को समझ नहीं आ रहा है. द राइटर इज क्रिटिसाइजिंग इट. नाउ द राइटर इज प्रेजेंटिंग हिज पर्सपेक्टिव एंड सेज it is something vital. It's a vital epistemic mechanism that facilitates the transition from intuitive heuristics to analytical scrutiny. बहुत सारे high sounding words आ रहे हैं. Heuristics क्या होते हैं? Mental shortcuts. Remember what are heuristics? Mental shortcuts. From mental shortcuts to analytical scrutiny का ये transition जो है, ये change जो है कौन facilitate करता है? कौन facilitate करता है? Cognitive dissonance facilitate करता है. और राइटर को ये बहुत ज़रूरी लग रहा है, बहुत यूजफुल लग रहा है. The writer calls it a vital epistemic mechanism. Epistemic related to creation of knowledge. Remember, epistemology, आज का ये जो सेशन है ना, उसमें साइकोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी दोनों हैं. Epistemic related to creation of knowledge. It serves as a metacognitive signal, a check engine, light indicating that our internal representations are no longer congruent with external reality. तो cognitive डिसोनेंस जो है वो चेक इंजन है, वो लाइट है जो इंडिकेट करती है. क्या इंडिकेट करती है? कि अब हमारे जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हैं, हमारे जो इंटरनल मेंटल पैटर्न्स हैं, इंटरनल मेंटल पैटर्न्स जो हैं वो अब दे आर नॉट इन सिंक, दे आर नो लॉन्गर कॉन्ग्रुएंट विद एक्सटर्नल reality. So it gives you a sort of check. A check engine, a light that indicates that something is going wrong. What is going wrong? What you think is different from what reality is. That's what it means in simple words. जो आप सोचते हैं और reality के बीच में अब फर्क है. ये किसने इंडिकेट किया? ये cognitive dissonance ने इंडिकेट किया. स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं. Let's read it further. Once again, take a brief pause. Look at these words. Look at this paragraph. Take a brief pause. चलिए अब देखते हैं.
इन द डोमेन ऑफ परसेप्शन, डिसोनेंस, कहानी का हीरो डिसोनेंस है, बार बार राइटर किसको डिस्कस कर रहा है, डिसोनेंस को ही डिस्कस कर रहा है. इन द डोमेन ऑफ परसेप्शन, नाउ वी आर डिस्कसिंग cognitive dissonance in the domain, in the area of what, in the area of perception, acts as a primary engine. फिर तारीफ कह रहा है ये तो primary engine है राइटर का point of view. The writer finds it super important. The writer calls it the primary engine for error correction. कह रहा है error correction का primary engine तो यही है, error correction otherwise हो ही नहीं पाएगा. When sensory data contradicts established mental schemas, schema is nothing but a mental pattern. Remember, schema in the world of psychology is nothing but a mental pattern, a mental structure. So, established mental schemas जो हैं उनको जब सेंसरी डेटा कहाँ से मिल रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिल रहा है, तो ये जो सेंसरी डेटा जब आपके एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर्स के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, द रिजल्टिंग इंटरनल फ्रिक्शन triggers a reallocation of metabolic resources. तो उसकी वजह से क्या होता है, internal friction होता है. This is not a reactive discomfort but a proactive recalibration. राइटर इसको reactive नहीं बोल रहा है, proactive बोल रहा है. Point of view क्या है राइटर का, value judgment क्या है, clearly favorable. The writer calls it the primary engine, favorable value judgment. Once again, look at the writer's point of view. The writer calls it प्रोएक्टिव रिकैलिब्रेशन. तो प्रोएक्टिव रिकैलिब्रेशन है, ये कोई रिएक्टिव चीज नहीं है. कौन सी, डिसोनेंस की बात चल रही है. डिसोनेंस जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, डिसोनेंस जो है वो एक तरह से प्रोएक्टिव रिकैलिब्रेशन को स्टार्ट कर रहा है. विदाउट द कॉग्निटिव स्टिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग, विदाउट द इंटेलेक्चुअल. कॉग्निटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड माइंड. Without the cognitive sting of being wrong, the human brain would likely drift into perceptual stasis. अगर ये cognitive sting नहीं होगा, sting, something that stings, something, चुभन जिसे कहते हैं, तो जब तक वो चीज़ आपको sting नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा, your mind will drift into what? It will drift into perceptual stasis perpetually. अगर वो perceptual stasis में चला गया तो क्या होगा, perpetually, forever. वो अपने एग्जिस्टिंग, एक्सटेंड मीन्स एग्जिस्टिंग, स्टूडेंट्स बगादरी की यही इंपॉर्टेंस होती है, यही इंपॉर्टेंस है. तो उसने कहा ये कॉग्निटिव स्टिंग है, ये डिस्कम्फर्ट है, ये कॉग्निटिव स्टिंग है, ये वो डिस्कम्फर्ट है जो ज़रूरी है. बिकॉज इस फ्रिक्शन के बिना, इस स्टिंग के बिना क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो परसेप्चुअल स्टासिस में चला जाएगा और आपके जो एग्जिस्टिंग बायसेस हैं वो क्या होते रहेंगे, वो बार बार बने रहेंगे. विदाउट द फ्रिक्शन नेसेसरी टू प्रॉम्प्ट पैराडाइम शिफ्ट. तो फिर आप कभी कोई पैराडाइम शिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे. मॉडल अपना थिंकिंग मॉडल पैराडाइम शिफ्ट चेंज ही नहीं होगा. ये थिंकिंग मॉडल पैराडाइम शिफ्ट आपका इंटेलेक्चुअल मॉडल तभी चेंज होगा जब ये फ्रिक्शन होगी. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो परसेप्चुअल स्टासिस में दिमाग चला जाएगा. और परसेप्चुअल स्टासिस क्या है, रीइंफोर्स हो रहे हैं एग्जिस्टिंग बायसेस फॉरएवर. In this sense, dissonance is the biological price of accuracy. So it is required for accuracy. It's the price of accuracy. It forcibly interrupts system 1 processing. अब देखिए उसने system 1 processing की बात की है और system 2 processing की बात की है. इन दोनों के बीच में ज़रा डिफरेंस देखिए. किसको इंटरप्ट करता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस सिस्टम 1 प्रोसेसिंग को इंटरप्ट करता है. सिस्टम 1 प्रोसेसिंग कैसी है, फास्ट है, एसोसिएटिव है और लो एफर्ट है. कैसी है स्टूडेंट्स, लो एफर्ट थिंकिंग वाली सिस्टम 1 है. तो ये लो एफर्ट थिंकिंग को क्या करता है, इंटरप्ट करता है, कंपेल करता है एंगेजमेंट किसका, सिस्टम 2 को इनिशिएट करता है, उसको कंपेल करता है आपके ब्रेन के सिस्टम 2 को कि अब आप एक्टिवेट हो जाओ. और वो सिस्टम 2 वाला कौन सा है, वो डेलिबरेट है, लॉजिकल है और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है. यहाँ पे चल रही है क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे चल रही है लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे चल रही है डीप एनालिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव जो होती है. बाय मेकिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ फॉल्स बिलीफ साइकोलॉजिकली कॉस्टली. इट मेक्स द मेंटेनेंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, मेक्स द मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, ऑफ अ फॉल्स बिलीफ साइकोलॉजिकली कॉस्टली. डिसोनेंस इंसेंटिवाइजेस द ब्रेन. क्या करता है, ब्रेन को इंसेंटिवाइज करता है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने मॉडल को अपडेट करें,
अपने मॉडल को अपडेट करेगा स्टूडेंट्स, अपने मॉडल को अपडेट करेगा तभी तो एरर करेक्शन होगा, अपने मॉडल को अपडेट करेगा ब्रेन तभी एरर करेक्शन होगा। श्योर, रादर दैन इग्नोर दी एनॉमली, तो ब्रेन हमारा एनॉमली को इग्नोर ना करे और क्या करे, ऑफ कोर्स वो अपडेट करे अपने मॉडल्स को। ये काम है किसका, ये काम है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। आगे चलते हैं, लेट्स रीड फर्दर। फर्दरमोर, चलिए फर्दरमोर आ गया, फर्दरमोर आ गया, इसका मतलब बात अब सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रही है। द राइटर इज प्रेजेंटिंग, इतना हमें अब तक समझ में आ गया है, राइटर सिग्निफिकेंस दिखा रहा है किसका, कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिग्निफिकेंस दिखा रहा है। द राइटर क्लियरली बिलीव्स इट इज वाइटल। थोड़ी देर पहले उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, ऑब्जर्व कीजिए। नाउ लेट मी टेक यू बैक, लेट्स लुक एट पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में परसेप्शन, इन द डोमेन ऑफ परसेप्शन कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या रोल प्ले करता है वो दिखाया गया था, उसका क्या सिग्निफिकेंस है परसेप्शन के डोमेन में वो दिखाया गया था। अब फर्दरमोर के बाद देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, फर्दरमोर के बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस जो हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो रोल प्ले करता है उसको डिस्कस किया जा रहा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस, द रोल ऑफ cognitive dissonance in what, in problem solving. Take a brief pause, पढ़िए इसको, take a brief pause, जल्दी से एक बार इसको देखिए। Furthermore, in the context of high order problem solving, dissonance functions as a form of cognitive hedging. Hedging, when you hedge, that is when you safeguard yourself against dangers and risks. When you safeguard yourself against dangers and risks, that is what we call hedging. Sure? Then faced with competing hypotheses, the internal tension prevents premature closure. Hedging किस तरह हो रही है, premature closure से आपको बचा लेता है, premature closure वाले error से आपको बचा लेता है। premature closure क्या है, वो टेंडेंसी है जब आप किसी solution पे जल्दी से सेटल कर जाते हो। Before sufficient data is integrated, sufficient data अब तक आपको नहीं मिला है, you have not gathered integrated sufficient data, still you arrive at a premature closure, ये नहीं होने देता। cognitive dissonance problem solving में ये नहीं होने देता, इससे आपको बचाता है, इस तरह के एरर से आपको बचाता है। आगे देखिए, while psychological impulse तो यही होती है कि हम क्या करें, इस टेंशन को सूद करें, एलिविएट करें, इस टेंशन को जल्दी से कम करें, क्योंकि अब टेंशन हो रही है, कंपीटिंग हाइपोथेसिस है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा हाइपोथेसिस करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो टेंशन को रिलीव करना हमारा साइकोलॉजिकल इंपल्स है। लेकिन क्या कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें ये करने देता है, देखिए जरा। While the psychological impulse is to alleviate this tension through confirmation or reductive reasoning, confirmation bias के थ्रू, reductive reasoning के थ्रू हम चाह रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी हम सेटल करें उस इशू को। द फंक्शनल यूटिलिटी, देखिए राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू फिर आ गया। द राइटर फाइंड्स इट यूजफुल। फंक्शनल यूटिलिटी की बात चल रही है। द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द स्टेट इज टू कीप द प्रॉब्लम स्पेस ओपन फॉर एक्सप्लोरेटरी सर्च, और यही काम कॉग्निटिव डिसोनेंस करता है। ये क्या करता है, उस प्रॉब्लम स्पेस को ओपन रखता है ताकि आप और सर्च कर सकें, एक्सप्लोरेटरी सर्च कर सकें। इट कीप्स दैट स्पेस ओपन, दैट्स द फंक्शनल यूटिलिटी। एन एडवांस प्रॉब्लम सॉल्वर, अब वो एग्जाम्पल के थ्रू बात बता रहा है। एन एडवांस प्रॉब्लम सॉल्वर इज नॉट वन हु लैक्स डिसोनेंस। ऐसा नहीं है एडवांस प्रॉब्लम सॉल्वर को कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस उसके दिमाग में डेफिनेटली होता है, बट वो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्वर जो है उसमें कॉग्निटिव स्टैमिना होता है, मेंटल स्टैमिना होता है कि वो क्या करे, उस स्पेस को इनहैबिट कर सके। बट वन हु पोजेसेस द कॉग्निटिव स्टैमिना टू इनहैबिट इट, टू इनहैबिट व्हाट, टू इनहैबिट कॉग्निटिव डिसोनेंस, टू इनहैबिट दैट स्पेस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ या ना, श्योर। टू ट्रीट दिस टेंशन एज पैथोलॉजी, वो जो पैथोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव किसका था, वो जो इसको प्रॉब्लम की तरह देख रहा था, डेफिसिट की तरह देख रहा था इनिशियली, वो जो ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव है वो किसकी तरह देखता है, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस को एक पैथोलॉजी, एक प्रॉब्लम की तरह देखता है। राइटर इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रहा है, राइटर को ये चीज़ बहुत यूजफुल लग रही है। कह रहा है टू ट्रीट दिस टेंशन एज पैथोलॉजी,
टू बी सप्रेस्ड इज टू मिसअंडरस्टैंड इट्स फंडामेंटल रोल। अगर आप ये कर रहे हैं कि इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को सप्रेस करना है तो आपने उसका फंडामेंटल रोल ही गलत पहचाना। कह रहा है फंडामेंटल रोल क्या है, ये वो फ्रिक्शन है, ये वो फ्रिक्शन है जो क्या प्रोवाइड करती है, इंटेलेक्चुअल ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, इंटेलेक्चुअल फोर्स प्रोवाइड करती है। व्हाट इज द वैल्यू जजमेंट नाउ, व्हाट इज द वैल्यू जजमेंट नाउ, क्लियरली वेरी फेवरेबल कि यार ये वो फ्रिक्शन है जो इंटेलेक्चुअल फोर्स, इंटेलेक्चुअल ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है। राइटर तारीफ कर रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस देयरफॉर इज नॉट द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री, इज नॉट द ट्रायम्फ ओवर डिसोनेंस। कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस जो है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस पे विक्ट्री पाके नहीं होती है, बट द स्ट्रैटेजिक यूटिलाइजेशन ऑफ इट, यूटिलाइज कॉग्निटिव डिसोनेंस, यूज इट फॉर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो राइटर ने इस पैराग्राफ में ये दिखाया कि कॉग्निटिव रोल कितना, कॉग्निटिव डिसोनेंस कितना सिग्निफिकेंट है, इसका रोल क्या है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चलते हैं आगे, अब हम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लग जाते हैं, अपने क्वेश्चंस को जरा अटेम्प्ट करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। पढ़िए जरा, लुक एट द ऑप्शंस, टेक अ ब्रीफ पॉज, यहाँ पे सभी ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। कहानी का हीरो कौन है स्टूडेंट्स, कहानी का हीरो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द टॉपिक, उसकी बात तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो वो ऑप्शंस जहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात ही नहीं हुई, जहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस टॉपिक ही मेंशन नहीं हुआ, दोज ऑप्शंस आर क्लियरली इनकरेक्ट। एंड व्हिच आर दोज जहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात नहीं है स्टूडेंट्स, बी में कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात नहीं है श्योर, और यहाँ पे डी में भी कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन, मेन आइडिया क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जरूर से ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक तो टॉपिक होना चाहिए, एक तो टॉपिक होना चाहिए, और अगर रेपिटेशन है राइटर के कीवर्ड्स नजर आए, कौन से वाले कीवर्ड्स, रेपिटेशन वाले कीवर्ड्स भी जरूर नजर आए, और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर राइटर ने शेयर किया है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी नजर आए, इट शुड ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड, द टॉपिक शुड बी देयर, द कीवर्ड्स दैट वर गेटिंग रिपीटेड, and of course the point of view, the writer's opinion। क्या राइटर ने यहाँ पे अपना ओपिनियन बताया, क्लियरली बताया, बहुत अच्छे से बताया, उसको ये कॉग्निटिव डिसोनेंस बहुत यूजफुल, बहुत वाइटल लग रहा था कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो देखिए यूजफुल बता रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ फंक्शनल एपिस्टेमिक टूल दैट फोर्सेस अ शिफ्ट, बिल्कुल, फ्रॉम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग टू एनालिटिकल रिगर। स्टूडेंट्स क्लियरली आंसर सी है, राइटर ने यही इसका सिग्निफिकेंस बताया था। कह रहा है प्राइमरी सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि ये वो वाइटल टूल है, वो यूजफुल फंक्शनल एपिस्टेमिक टूल है जिससे क्या होता है, जिससे हम ह्यूरिस्टिक्स और मेंटल शॉर्टकट से आगे जाके एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं, एनालिटिकल रिगर की तरफ बढ़ते हैं। द आंसर इज क्लियरली सी। ए क्यों नहीं हो सकता है देख लें जरा, ठीक है, बी और डी आई गेस इट्स क्लियर, बिकॉज कहानी का हीरो ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। Cognitive dissonance, while psychologically taxing, is an evolutionary adaptation। अब तक सही चल रहा था, अब तक बिल्कुल सही चल रहा है। Designed to ensure that the mind prioritizes metabolic efficiency over objective accuracy। ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। Objective accuracy चाहिए किसको? Cognitive dissonance takes you towards ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी, नॉट अवे फ्रॉम इट। तभी तो आपको अपने मेंटल पैटर्न्स अपडेट करने पड़ते हैं। कब अपडेट करने पड़ते हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस वो खलबली मचा देती है। डिसोनेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, डिसोनेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस कॉग्निटिव डिसोनेंस है, मेंटल इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बेंस है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये क्या करती है, ये आपको सही डायरेक्शन में लेके जाती है, एनालिटिकल स्क्रूटनी की तरफ लेके जाती है। आप स्क्रूटनाइज करते हैं, हर चीज को डीपली चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी चाहिए होती है। एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम स्क्रूटनी। सो क्लियरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ए, वो यहाँ जाके गलत हो गया कि यहाँ पे उल्टी बात लिखी हुई है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं जरा। बेस्ड ऑन द पैसेज what can be inferred about perceptual stasis? Stasis का मतलब क्या है? Static, stasis. When something comes to a
हॉल्ट, जब कोई चीज़ रुक जाती है, जब कोई चीज़ रुक जाती है, जब कोई चीज़ स्टॉप हो जाती है, स्टैसिस. सो इट इज़ मोर लाइक इनएक्टिविटी. किस जैसा हो गया स्टूडेंट्स? इनएक्टिविटी जैसा हो गया, इनएक्टिव हो जाता है. परसेप्चुअल स्टैसिस की बात कहाँ की गई थी, ज़रा देखते हैं. ऑप्शंस एक बार एनालाइज कीजिए. एंड नाउ लेट्स लुक एट of course the relevant portion where perceptual stasis is being discussed. Okay, so where is perceptual stasis? Now let's see. Yes, we have found perceptual stasis. देखिए जरा, without the cognitive sting of being wrong, बिना उस sting के, बिना उस चुभन के क्या होगा? The human brain would likely drift into perceptual stasis. Human brain perceptual stasis में पहुंच जाएगा, परसेप्चुअली इनएक्टिव हो जाएगा, इंटेलेक्चुअली इनएक्टिव हो जाएगा, और क्या करता रहेगा? अपने एग्जिस्टिंग बायसेस को रीइंफोर्स करता रहेगा, परपेचुअली रीइंफोर्स करता रहेगा, स्ट्रेंथन बनाता रहेगा. जो आपके बायसेस हैं वो और स्ट्रांग होते चले जाएंगे फॉरएवर. बिना डिस्ट्रैक्शन के आपका ब्रेन जो है अपने एग्जिस्टिंग बायसेस को और मैग्नीफाई करता रहेगा, रीइंफोर्स करता रहेगा. और बिना इस फ्रिक्शन के क्या नहीं होगा? बिना इस फ्रिक्शन के पैराडाइम शिफ्ट, जो कि कई बार जरूरी होता है. आपको अपना मेंटल मॉडल चेंज करना पड़ता है, थिंकिंग पैटर्न ही चेंज करना पड़ता है, तो पैराडाइम शिफ्ट होगा ही नहीं. अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं उसमें से आप कौन सा मार्क करेंगे. नाउ लेट्स सी. ए कह रहा है इट इज द डिजायर्ड homeostatic state. Is it desired? No, it is not desired. The writer did not present it as the desired state. Writer कह रहा था ये तो गलत फहमी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अपने existing biases को reinforce करते जा रहे हैं. It's not the desired state. बिल्कुल गलत हो गया. It's a state characterized by the dominance of system 1 processing in the absence of contradictory external stimuli. It represents a failure of the check engine light signal. Does it represent a failure of check engine light signal to signal a divergence between internal models and external reality? Okay, options are closed now. It's a condition where the brain, अभी जो पढ़ा है देखिए, अब वो कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा है. It's a condition, ये वो कंडीशन है. आपको स्टेट और कंडीशन वाले ऑप्शंस में से ही स्टूडेंट्स, आपको स्टेट और कंडीशन वाले ऑप्शंस में से ही चूज करना है, क्योंकि परसेप्चुअल स्टैसिस वो स्टेट था, वो कंडीशन थी जहां पे ब्रेन पहुंच जाएगा. इनएक्टिविटी वाले स्टेट में, इनएक्टिविटी वाली कंडीशन में ब्रेन पहुंच गया है, सोच नहीं रहा है. बायसेस जो है मैग्नीफाई हुए जा रहे हैं. क्यों मैग्नीफाई हो रहे हैं? क्योंकि वो जो फ्रिक्शन है, वो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ठीक है, उसका अगर अभाव होगा, इफ दैट कॉग्निटिव डिसोनेंस, इफ दैट फ्रिक्शन इज नॉट देयर, then what happens? Then the brain keeps magnifying its biases. So it's a condition where the brain lacks the necessary friction. बिल्कुल सही स्टूडेंट्स. टू अपडेट, शाबाश. आगे आंसर हमारा, the answer is of course D. जबकि पोटेंशियल एक्यूरेसी इनएक्यूरेसीज हैं, फिर भी अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर वो कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? ब्रेन उस कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां पे वो अपने मेंटल स्कीमास को अपडेट नहीं कर पाएगा. और वो कब होगा? जब फ्रिक्शन ऑफ कोर्स अनअवेलेबल हो. सो द कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट इज देयर इन डी. तो डोमिनेंस ऑफ सिस्टम 1 प्रोसेसिंग इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, द आंसर इज ऑफ कोर्स इनकरेक्ट, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं, in the absence of what? In the absence of necessary friction. वो बार बार कह रहा था यार इस चीज का होना जरूरी है, cognitive dissonance का, इस friction का होना जरूरी है. So in the absence of contradictory external stimuli नहीं, in the absence of cognitive dissonance, in the absence of intellectual friction. Sure? आगे चल रहे हैं स्टूडेंट्स. Let's look at the next one. ऑथर किस चीज के साथ डिसएग्री करेगा? ध्यान से देखिए, डिसएग्री वाला, ठीक है. तो ये क्या है? डिसएग्री वाला क्लियरली वीकनिंग द आर्गुमेंट होता है. वीकनिंग द आर्गुमेंट, कौन सी बात राइटर के आर्गुमेंट को वीकन करेगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइटर के आर्गुमेंट को वीकन करेगा? टेक अ ब्रीफ पॉज, जल्दी से एनालाइज करें ये सारे ऑप्शंस. राइटर ने क्या कहा था? कॉग्निटिव डिसोनेंस की सिग्निफिकेंस दिखाई थी और उसने कहा था ये बहुत जरूरी चीज है, वाइटल रोल
प्ले करता है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ऑफ कोर्स हमारे एनालिटिकल थिंकिंग में। ओके, चलिए जरा देखिए, the psychological discomfort of dissonance is a necessary cause for maintaining accurate world view, for maintaining accuracy। हाँ, कहा गया था कि यार ये psychological discomfort जो है डिसोनेंस का वो नेसेसरी है। राइटर इसको इंपॉर्टेंट मान रहा है, नेसेसरी मान रहा है, राइटर इस बात के साथ अग्री करेगा। मैं लिख रहा हूं ए स्टैंड्स फॉर अग्री। आगे देखते हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रैक्शन इज अचीव्ड। इंटेलेक्चुअल ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब क्या था, फोर्स, पावर। इंटेलेक्चुअल ट्रैक्शन इज अचीव्ड व्हेन इंडिविजुअल सक्सेसफुली मिनिमाइजेस द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स। नहीं, ये बात गलत हो गई, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। कहा गया था क्लियरली, इंटेलेक्चुअल ट्रैक्शन कब डेवलप होता है, इंटेलेक्चुअल फोर्स कब आता है, तब नहीं आता है जब आप अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को मिनिमाइज कर देते हो, उसको सप्रेस कर देते हो, सुला देते हो। ये तब आता है जब आप अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को यूज करते हो, उसको स्ट्रैटेजिकली यूज करते हो, मिनिमाइज नहीं करते हो। यहां पे आप सप्रेस कर रहे हो। राइटर ने कहा था सप्रेस नहीं करना है इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को, उल्टा क्या करना है, इस फ्रिक्शन को, इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को यूज करना है बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बेहतर एनालिसिस के लिए। तो क्लियरली यहां पे जो लिखा गया है वो राइटर डिसएग्री करने वाला है इससे। आगे देख लेते हैं, सी, कंफर्मेशन बायस इज अ रिडक्टिव स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, राइटर को ये रिडक्टिव स्ट्रैटेजी लग रही थी कि कंफर्मेशन बायस रिडक्टिव स्ट्रैटेजी है। फेस्टिंजर्स ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डिसोनेंस एज अ डेफिसिट बेस्ड मॉडल इज इनकम्प्लीट। बिल्कुल राइटर इस बात के साथ अग्री कर रहा है, तभी तो फेस्टिंगर के मॉडल को राइटर क्या कर रहा था, इनकम्प्लीट बता रहा था। हाउएवर के बाद देखिए जरा, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि राइटर को फेस्टिंगर का जो मॉडल है वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, और इसने हाउएवर के बाद इसकी डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करनी शुरू कर दी फेस्टिंगर के ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की। श्योर? तो स्टूडेंट्स अब हाउएवर के बाद देखिए, ये डेफिसिट बेस्ड मॉडल जो है उसमें प्रॉब्लम है, वो क्या कर देता है, ऑब्सक्योर कर देता है किस चीज को, profound evolutionary mandate। and what is that profound evolutionary mandate? that is cognitive dissonance। ये असली में यहां देखिए, यहां पे है स्टूडेंट्स राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे लिखा हुआ है असल में, यहां से लेके यहां तक जो अब मैं ब्रैकेट्स बना रहा हूं, this was the main idea, just read it once, this was the main idea of the passage। cognitive dissonance is not an incidental glitch, rather a vital epistemic mechanism, very important functional epistemic mechanism। So students, now we have covered the 3 questions based on this passage. Now I am giving you a couple of questions as your assignment, look at question number 4। आप इसे 4 कह सकते हैं, ठीक है। एक बार जरा इसका जल्दी से पिक ले लीजिए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी योर असाइनमेंट। आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन फॉर श्योर, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू दैट फॉर श्योर। लाइक जरूर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, उसका भी आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉमेंट box I want answers to both these questions। And students, if you've understood how we teach you, if you like the way we teach you, then of course let me make a brief batch announcement। Zenith batch हमने start किया है very shortly। Yes, it's only recently that we have announced Zenith batch। and Zenith batch में 3 variants है students, Pro, Elite and Legend। so the Pro version is CAT focused, the Elite version has CAT एंड ओमेट्स, तो इसमें कैट प्लस ओमेट्स आ जाएंगे एलीट वर्जन में, कैट अलॉन्ग विद ओमेट्स। एंड लेजेंड बैच में लेजेंडरी परफॉर्मेंस के लिए यू विल बी गेटिंग समथिंग एडिशनल। एंड व्हाट इज दैट स्टूडेंट्स, यू विल बी गेटिंग one-on-one mentorship sessions, 4 personalized mentorship sessions where your favorite faculty members, where your favorite mentors will be connecting with you on a one-on-one basis। और यहाँ पे आप अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, गाइडेंस जो चाहिए होती है, मेंटरशिप जो चाहिए होती है, वो आपको मिलेगी। सो दिस इज ओनली देयर इन द लेजेंड बैच। ओके, एंड इमेजिन you are getting everything that you require to crack the exam
चाहे फिर वो लाइव क्लासेस हों या रिकॉर्डेड सेशंस हों, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट, 25 फुल लेंथ मॉक्स। अगर 150 के ऊपर जो टॉपिक टेस्ट आपने कर डाले, सो व्हाट कैन स्टॉप योर सिलेक्शन? इमेजिन 25 फुल लेंथ मॉक्स देने के बाद ना, अगर आपने अच्छे से दिया, उनको अच्छे से एनालाइज किया, कैट विल नॉट बी एबल टू स्प्रिंग अप अ सरप्राइज, and that's how you become better than others. That's how you race ahead of the competition when you attend these 30 sectional mocks, when you attend these 25 full length mock tests. Of course, if you still have any questions, if you still have any more questions left, तो जल्दी से हमारे इन नंबर्स पे कॉल कीजिए. Our support team is more than willing to guide you, more than willing to of course help you out. So get started, because अब हम अप्रैल में भी सेकेंड हाफ में पहुंच गए हैं. प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स, अप्रैल का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया है. टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है. गेट स्टार्टेड. I need not say anything about the faculty members who are going to teach you. You know that they are the best in the domain. They are the best in this particular space. So apart from that, students, we are launching our OMIT special batch as well, and this will cover NMAT, SNAP, CMAT, Maharashtra CET, वो सारे के सारे other management entrance tests जो हैं वो भी cover हो रहे हैं. Look at the faculty members. You have studied under their guidance. You have performed well under their guidance. You know how they teach you. Still, nonetheless, if you still have any questions, so contact our support team and look at what we are going to provide you with. 500 plus hours of interactive learning, interactive teaching. और क्या चाहिए होता है एक स्टूडेंट को? 10 full length mock tests, and of course look at the pricing, very very affordable. So SNAP, NMAT and CMAT, it's practically 10K, and अगर महाराष्ट्र CET भी include कर लें, so it is 12K. So students, what are you waiting for? Get started, and with that I'll sign off. I hope you have understood everything. वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. Thank you so much. It's been wonderful.